तो दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे खालिस्तान का उदय हुआ, सरकार और अकालियों के बीच ये तानाकसी कैसी बढ़ती चली गई, जो आज के डेट में देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों जो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे सिख के साथ हुआ, उससे कई सिख भड़क चुके थे जो इससे पहले अकालियों से नफरत करते थे। सरकार के गलत फैसले की वजह से आज वो अकालियों के साथ खड़े थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाला अभी कुछ साल पहले ही राजनीति में कदम रखा था। भिंडरावाला का जन्म 1947 में मोगा प्रांत में हुआ था। बचपन से लेकर के जवानी तक उनका ज़्यादा समय गुरुद्वारे में पाठ करते बीता था। उन्होंने संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब को कंठस्थ कर लिया था। उनकी व्यक्तित्व का बहुत हद तक हिटलर से तुलना की जाती थी। दोनों में एक बात कॉमन थी और ये बात थी कि जब ये कुछ बोलते थे तो सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। और यही बात भिंडरावाले को एक आम इंसान से खास इंसान बना दिया। और उनके समर्थक ये मानते थे कि अकेला इंसान पूरी सरकार से लोहा ले सकता है। भिंडरावाले को एक धार्मिक व्यक्ति से राजनीतिक व्यक्ति बनाने में अकाली दल का बहुत बड़ा हाथ था। उस समय अकाली दल में 3 प्रसिद्ध नाम थे: प्रकाश सिंह बादल, गुरुचरण सिंह टोरा और संत हरचंद सिंह लोंगेवाल। लेकिन जिसे भिंडरावाले को सबसे ज़्यादा जरूरत थी वो थे पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह। वो भिंडरावाले को हर तरह के काम में सपोर्ट करते थे और अपना उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन पंजाब की इस राजनीतिक में ये दोनों अकेले रह नहीं गए थे। एक और संप्रदाय का उदय हो चुका था जो किसी चीज में विश्वास नहीं करते थे। ये समूह गुरु गोविंद सिंह को आखिरी सिख गुरु भी नहीं मानता था। इनका मानना था कि हम जिसे चाहें अपने मन से गुरु चुन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ निरंकारी सिख समूह के बारे में। इनका और भिंडरावाले का 36 का आग्रह था। 13 अप्रैल 1978 बैसाखी के दिन की बात है जब अमृतसर में निरंकारियों के एक सम्मेलन की अनुमति अकाली सरकार देती है। पर भिंडरावाले को इसके बारे में बताया नहीं जाता और ना ही उससे कोई इस बारे में विचार विमर्श करता है। भिंडरावाले का खालसा पंथ इस सम्मेलन का विरोध करती है और निरंकारियों के सम्मेलन पर धावा बोल देती है। निरंकारी गुरु बाबा गुरबचन सिंह पर तलवार से जानलेवा हमला किया जाता है। इस रंजिश में करीब 12 सिख और 3 निरंकारियों की जान चली जाती है। पर बाबा गुरबचन सिंह किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में भिंडरावाला खुले तौर पे कसम लेता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। पंजाब सरकार अभी तक इस मुद्दे पे खामोश रहती है। और हुआ ऐसा ही 24 अप्रैल 1980 को भिंडरावाले ने दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर देता है। और इसके बाद भिंडरावाले का दहशत पूरे प्रांत में आग की तरह फैल जाता है। सैकड़ों निरंकारियों की इसमें जान चली जाती है। और भिंडरावाला अपने हथियार लैस समर्थकों के साथ कभी दिल्ली तो कभी मुंबई के सड़कों पर बेखौफ घूम रहा होता है। पंजाब में भिंडरावाले के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। यदि ऐसा करता है तो उसकी लाश कहीं पड़ी हुई मिलती है। और इन लाशों में निरंकारी ही नहीं, कांग्रेसी और खुद अकाली कार्यकर्ता भी थे। कहते हैं भिंडरावाले को हिंदू से सख्त नफरत था। 9 सितंबर 1981 को भिंडरावाले ने जालंधर के एक प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्रिका के मुख्य संपादक लाला जगत नारायण की बेरहमी से हत्या कर देता है, क्योंकि वो अपनी समाचार पत्रिका में भिंडरावाले के खिलाफ लिखते थे। भिंडरावाला जिस खालिस्तान का सपना देख रहा था, सबसे पहले उसमें से वो हिंदुओं को निकाल फेंकना चाहता था। इसके बाद भिंडरावाले के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी होता है, पर अपने समर्थकों के साथ एक सुरक्षित जगह पे शरण ले लेता है। और उस सुरक्षित जगह होती है गुरुद्वारा, क्योंकि भिंडरावाले को पता होता है कि गुरुद्वारे में पुलिस नहीं आ सकती है। पर वह इस विषय में गलत था। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह थे जो भिंडरावाले की गिरफ्तारी पे अड़े हुए थे। पुलिस और अर्धसैनिक बल गुरुद्वारे को चारों तरफ से घेर लेती है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को अंदर भेजा जाता है ताकि वो भिंडरावाला को आत्मसमर्पण करने के लिए बोले। उसके पश्चात भिंडरावाले ने पंजाब सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और 20 सितंबर 1981 को भिंडरावाला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। और जाते वक्त वो अपने समर्थकों से अनुरोध करता है कि वो शांति बनाए रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इस मामले में चुप रहती है और इंडियन आर्मी से अभी तक भी कोई मदद नहीं मांगी जाती है। फिर जो होता है इसका पूरा उल्टा होता है। भिंडरावाले के समर्थक पूरे सूबे में हिंसा फैलाने लगते हैं। जगह जगह आगजनी की जाती है। हिंदुओं को घरों से निकाला जाता है और उनकी हत्याएं होने लगती है। ट्रेनों को पटरियों से उतारा जाता है। इंडियन एयरलाइंस का एक विमान अगवा करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाया जाता है। उस डिप्टी इंस्पेक्टर पर भी जानलेवा हमला होता है जिसे भिंडरावाले की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया था। और अंत में दरबारा सिंह के सरकार को भी गिरा दिया जाता है। फिर 14 अक्टूबर 1981 को एक आश्चर्यचकित घटना घटती है जब उस समय पंजाब के गृह मंत्री ज्ञानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले को रिहा करने का फैसला करते हैं। दोस्तों ये ऑर्डर किसी कोर्ट से नहीं आया रहता है, ये पंजाब सरकार का फैसला होता है। और सफाई में ये बताया जाता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि लाला जगत नारायण की हत्या में भिंडरावाले का हाथ है। कुछ लोगों का ये मानना था कि सरकार ने भिंडरावाले को रिहा करने का फैसला इसलिए लिया ताकि जो पंजाब में हिंसा हो रही थी वो इससे शांत हो जाएगी। लेकिन जो हुआ वो इससे ज्यादा कहीं भयावह और खौफनाक था। अभी लाला जगत नारायण के कत्ल को 1 साल भी नहीं हुआ था कि कोई उनके बेटे को भी गोली मार के हत्या कर देता है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान SS मनचंदा, DIG AS अटवाल
और अकाल तख्त के रिटायर्ड जथेदार ज्ञानी प्रताप सिंह का अपमान किया जाता है। विशेषकर हिंदू मंदिर और उनके देवताओं की भी बेइज्जती की जाती है। पंजाब पुलिस पूरी तरह नाकामयाब सिद्ध होती है और इस तरह से पंजाब और केंद्र सरकार के आशाओं पे पानी फिर जाता है कि भिंडरावाले की रिहाई के बाद ये हिंसा शांत हो जाएगी। कहते हैं भिंडरावाले की रिहाई के तुरंत बाद वो प्रभावशाली ढंग से ऊंचाई को छूने लगा था। जो मन में आए वो खुलेआम करता था। उसके समर्थक उसे एक योद्धा के रूप में देख रहे थे। उसको यहाँ तक पहुँचाने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ था। उसने स्वयं ये बात कही थी। 1982 से 1984 तक वो बड़े बड़े सम्मेलन को संबोधित करने जाया करता था। वो गाँव-गाँव घूमकर नौजवानों को प्रेरणा देता कि वो खालसा परंपरा को अपनाएं, दाढ़ी केस रखें और ख्याति कृपान के साथ साथ राइफल और पिस्तौल भी पहने। वो खुलेआम हिंदुओं को गाली देता है और कहता है कि हिंदू राज की गुलामी का मिलकर विरोध करें और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। वो अपने प्रवचनों का टेप गांव में बंटवाता था, जिसमें वो इंदिरा गांधी को 52 की बेटी कहकर संबोधित किया करता था। कई सारे बुद्धिजीवी सिख उसके समर्थन में आ गए थे और उसको इस प्रकार सम्मान करते थे कि मानो वो 11वां गुरु हो। भिंडरावाले के सभी निकटवर्ती सहायक गुरु नानक निवास में रहते थे, जिसमें से बालवीर सिंह संधू जो खालिस्तान का जनरल सेक्रेटरी था, उसके बाद हरमिंदर सिंह संधू जो प्रतिबंधित ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था। यह फराटेदार अंग्रेजी बोल लेता था और भिंडरावाले के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था। एक रजपाल सिंह था जो भिंडरावाले का निजी सचिव था। उसके पास भिंडरावाले के समय सारणी और मिलने जुलने वाले की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी थी। ये सब 32 नंबर कमरा, जिसे खालिस्तान का हेडक्वार्टर कहा जाता था, उसी में रहते थे और भिंडरावाले उसी कम्प्लेक्स में 49 नंबर कमरे में रहता था। इसी कम्प्लेक्स के निचली मंजिल में हथियार खाना बनाया गया था और ऊपर के 2 मंजिल पे भिंडरावाले के अनुयायी के लिए रखा गया था, जिसमें से खतरनाक अपराधी, स्मगलर, बागी फौजी और नक्सलवादी रहते थे। पंजाब के लगभग हर 3 में से 2 गुरुद्वारे का इसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। सिखों के बड़े बड़े जत्थे रोजाना हरमिंदर साहब में जाकर अरदास करते और राज करेगा खालसा का नारा लगाते हुए बाहर निकलते और बाहर इंतजार कर रही पुलिस को अपना आत्मसमर्पण कर देते थे। पुलिस के पास भी इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो इन जत्थों को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद रिहा कर देती थी। शांति कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही थी। बेगुनाह हिंदुओं को मारने पीटने के साथ साथ उन सिखों का भी हत्या कर दिया जाता था जो भिंडरावाले के खिलाफ बोलते थे। 15 दिसंबर 1983 को बाबर खालसा के करीब 40 व्यक्तियों का एक जत्था उसी कम्प्लेक्स में आके भिंडरावाले का विरोध करने लगती है, क्योंकि भिंडरावाला जिस तरीके से सब कुछ कर रहा था, बाबर खालसा और उसके समर्थक इसके खिलाफ थे। भिंडरावाले को इस बात का एहसास होने लगा था कि आज नहीं तो कल कम्प्लेक्स के अंदर भी आपसी झड़प हो सकती है। फिर वो जीएस टोहरा को, जो उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे, उनको इस बात के लिए मना लेता है कि उसको अकाल तख्त में रहने दिया जाए। टोहरा कई प्रकार से एक बुजदिल आदमी थे। लोंगेवाला और बादल दोनों उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। ज्ञानी कृपाल सिंह को इस बात से बेहद नाराजगी थी, क्योंकि अकाल तख्त में इससे पहले आज तक किसी ने निवास नहीं लिया था। ज्ञानी कृपाल सिंह इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें जान से मार देने की धमकी दी जाती है और ये कहा जाता है कि उनकी जगह पे किसी और को जत्थेदार मनोनीत कर दिया जाएगा। उस दिन के बाद से लोंगेवाल और टोहरा के बीच अनबन होने लगा था। भिंडरावाले को अकाल तख्त पे डेरा जमा लेने के बाद लोंगेवाला भी टोहरा से नाराज होने लगे थे और शायद वो इसके लिए टोहरा को कभी माफ नहीं किए। बस वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए कि इस घड़ी में सरकार से कोई मदद मांग सकते थे। यदि वो ऐसा करते तो शायद आज ये ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। और इस अनहोनी को रोकने के लिए खुद भिंडरावाले ने सरकार को एक बहुत ही अच्छा मौका दिया था, जब 25 अप्रैल 1983 को हरमिंदर साहब से माथा टेक के निकलते वक्त डिप्टी जनरल एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस बड़े ही आराम से गुरु नानक निवास में दाखिल हो सकती थी, क्योंकि ये हरिमंदिर कम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं था। अगर ऐसा होता तो इससे उन सिखों की भावनाओं को भड़कने का खतरा होता जो भिंडरावाले के अनुयायी थे, और जो बहुसंख्यक सिख थे उनको शायद इससे कोई भी ऐतराज नहीं होता, पर अनहोनी को होने से नहीं टाला जा सका। और इधर भिंडरावाला अकाल तख्त में अपनी डेरा जमा देने के बाद चारों तरफ अपना जादू चला जा रहा था। अकाली लीडर और सिंह प्रतिनिधियों की जितने भी प्रभाव थे सब खत्म होते जा रहे थे। देश के कोने कोने से सिख उसके पास आशीर्वाद लेने आ रहे थे और वो हथियार लेस अपने अंगरक्षकों के साथ हरमिंदर साहब में खुलेआम घूम रहा था और वो अपना भड़काऊ भाषण अक्सर लंगर की इमारत के छत पे बैठकर देता था। वो हिंदुओं और सिखों के बीच नफरत फैलाने में कामयाब हो गया था। हिंदुओं को पंजाब से पलायन करना पड़ रहा था और जो सिख देश के अलग अलग जगहों में रह रहे थे वो वापस पंजाब लौट रहे थे और वो यही चाह रहा था। भिंडरावाले का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उस समय कुछ रिटायर्ड जनरल भी उसके सलाहकार बन गए थे। उसी में से एक था मेजर जनरल सुबेग सिंह। वो इसके सैनिक सलाहकार बन गया था और वो यही व्यक्ति था जो पवित्र हरमिंदर के इर्द गिर्द सुरक्षा मोर्चा बनाया था।
और उसके समूह में कुछ ऐसे भी सैनिक सिख थे जो ये समझते थे कि सरकार ने उनके साथ पक्षपात किया है, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ऐसा काम कर रहे थे। भिंडरावाला का शब्द इतना विषैला हो गया था कि वो हर चीज को दूषित करते जा रहा था। मामला इस हद तक बिगड़ गया था कि 26 जनवरी 1984 को गणतंत्र दिवस के अवसर पे हरमिंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा लहराया जाता है। 2021 में जो लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया गया था, वो खालिस्तानियों द्वारा किया गया कोई नया चीज नहीं था। वो इससे पहले भी इस काम को अंजाम दे चुके थे और आश्चर्य की बात यह थी कि सरकार अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। और इधर भिंडरावाले का भाषण इतना भड़काऊ हो गया था कि 3 महीने के बाद से ही हिंदू पंजाब से कूच करने लगे थे, जो अधिकतर व्यापारी थे। कहते हैं पूरे देश से सिख अपनी फरियाद लेके भिंडरावाले के पास आते थे और वो फैसला उसी समय दे दिया करता था। लोग बाग किसी अदालत या जिला अधिकारी के पास जाने के बजाय यहाँ आना ज्यादा पसंद करते थे। काम कैसा भी हो, भिंडरावाला किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता था और इसमें धनी लोगों की तादाद अधिक थी। वो दान के रूप में एक बहुत बड़ी रकम चुका के जाते थे और इन्हीं पैसों से हरमिंदर साहब के अंदर गुप्त रूप से हथियार जमा किए जा रहे थे और हरमिंदर साहब के चारों तरफ किलेबंदी की जा रही थी। कोई पुलिस वाला अंदर आने वाले गाड़ियों की तलाशी की हिमाकत नहीं कर पाता था, क्योंकि जिस किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की, भिंडरावाले ने देर सवेर उससे ठिकाना लगा दिया। भिंडरावाले के अनुयायी हमेशा हरमिंदर साहब के चारों तरफ हथियार के साथ पहरा देने लगे थे। उनमें से ज्यादा 6.5 फुट लंबे, घुटने तक लंबे चोगे पहनने वाले थे, जो उन्हें हथियार छुपाने में मदद करता था। जीएस टोहरा के मध्यस्थता से श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकालियों के धार्मिक और राजनीतिक दोनों मांगों पे नए सिरे से बात करने का यत्न किया, जिसमें से अकालियों की तरफ से धार्मिक मांगे ये आई। पहला ये था कि अमृतसर को एक पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए और दूसरा ये था कि हरमिंदर साहब से पवित्र वाणी का पाठ और कीर्तन आकाशवाणी या दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन के किसी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाए, या फिर हरमिंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाए। और तीसरा ये था कि दिल्ली और अमृतसर के दरमियान चलने वाली गाड़ी ज्वाइन मेल का नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस रखा जाए। और चौथा ये था कि एक ऐसा गुरुद्वारा कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत देश के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियंत्रण में आ जाए। ये मांग स्वीकार करना अन्य की तुलना में ज्यादा कठिन था और राजनीतिक मांगे वही थी जो नेहरू के समय से पेंडिंग था। चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया जाए और इसके बदले हरियाणा को अबोहर और फैजलिका देने के साथ संबंधित ना किया जाए। नदियों के पानी का झगड़ा निपटाया जाए और राज्य को अधिक पानी प्रदान किया जाए। पर जीएस टोहरा की ये कोशिश भी असफल रही। मई 1984 के आरंभ से ही लोंगेवाल और धार्मिक सिख प्रतिनिधियों ने पूरा दमखम लगा दिया था कि वो कैसे भी करके भिंडरावाले को अकाल तख्त से बाहर निकालने का हुक्मनामा जारी कर देंगे। पर बदले में उन्हें भिंडरावाले की तरफ से धमकी मिलती है। इस महीने के अंत तक ही अकाली दल खुद ये समझ गए थे कि उनका खेला गया पासा ही उन पे अब भारी पड़ने लगा है। केंद्र के पास अपनी लाचारी अनुभव कराने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। दूसरी ओर भिंडरावाले को पूरा यकीन था कि हरमिंदर के अंदर उनके अनुयायियों से भिड़ने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी यदि किसी बल का उपयोग करती है तो वो पुलिस या अर्धसैनिक बल या सीमा सुरक्षा बल या केंद्रीय सुरक्षा बल को ही भेजेंगी और वो हरमिंदर कॉम्प्लेक्स को घेरने के लिए पुलिस को भेजेंगी। भिंडरावाले ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और वो अपने मकसदों को कैसेट में रिकॉर्ड कर करके गांव-गांव भेज रखा था और हमेशा अपने अनुयायियों को तैयार रहने के आदेश दिए थे। विश्वास किया जाता था कि भिंडरावाले के अनुमान के अनुसार करीब 1 लाख जुनूनी लोग बाढ़ की तरह अमृतसर के अंदर दाखिल हो सकते थे, लेकिन उसके हिसाब में कहीं कुछ कमी रह गई थी। और इधर केंद्र इस ऑपरेशन में सैनिक विकल्प के विचार करने पे मजबूर हो गई थी, क्योंकि पंजाब पुलिस में बहुत सारे अतिवादी घुस गए थे जो साफ नजर आ रहे थे। और ये केंद्र को पहले ही एहसास हो चुका था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भी अतिवादियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था और केंद्र इस ऑपरेशन को लेकर के पूरा तैयार हो चुका था। और फौजी कार्रवाई को वाजिब ठहराने के लिए लोंगेवाल द्वारा पंजाब की जनता को एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि राज्य में अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से रोकने के लिए 3 जून से राज्य में व्यापी मोर्चा लागू किया जाता है। पर यह बात पब्लिक में ज्यादा देर तक नहीं छुपी रही और अंत में वो समय आ चुका था कि सैनिक बल भिंडरावाले के सामने था, जिससे केंद्र हमेशा से बचता चला आ रहा था।
केंद्र को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि हरमिंदर साहब के अंदर भारी मात्रा में हथियार जमा किए गए हैं, जिसमें कंधे पर रख के चलाने वाले रॉकेट लॉन्चर जैसे बहुत सारे संवेदनशील हथियार शामिल थे। फिर मजबूरन केंद्र को सैनिक बल के बारे में सोचना पड़ा। ये सारा काम 1 जून से पहले किया जा चुका था। अगले दिन यानी कि 1 जून से केंद्र और भिंडरावाले के बीच में एक संघर्ष शुरू होता है जो 10 दिन तक चलता है। उसकी व्याख्या अगले वीडियो में की जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और मैं इस वीडियो पे 101 लाइक की उम्मीद करता हूँ। आप अपने सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।